प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम पाठ 2 नागमती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य पाठ पढ़ेंगे। इसका पद्य संख्या 4 को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके पूर्व पद्य संख्या 1, 2, 3 पिछली कक्षाओं में पढ़ाए जा चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से पढ़ सकते हैं उसको। तो आइए शुरू करते हैं इसका चौथा पद। इस पद में शुरुआत है आषाढ़ माह से। आषाढ़ माह जो है हिंदी महीना होता है और मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने इस काव्य में 12 मासा का वर्णन किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। और 12 मासा यहीं से प्रारंभ होता है इसका। इसके पहले का थोड़ा सा हम देखेंगे कि पूर्व जो है ये मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो गर्मी के महीने में पड़ती है, जिसको ज्येष्ठ महीना कहा जाता है, गर्मी हिंदी का महीना। और उसमें एक मृगशिरा नक्षत्र पड़ती है जिसमें बहुत ही तपन, बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के बाद बारिश का महीना आता है जिसको आषाढ़ कहा जाता है, जिसमें बारिश की शुरुआत होती है। और यहीं से 12 मासा का वर्णन किया गया है। इस 12 मासा वर्णन में मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती के वियोग का वर्णन किया है कि हर एक 12 महीने में, प्रत्येक महीने में वह कैसे विरह की अनुभूति उसको कैसे होती है, उसी के विरह का वर्णन जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। इस चौथे पद्य में आषाढ़ माह का वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत रचना है उसमें नागमती अपने वियोग का वर्णन करते हुए राजा रतन सेन जो चले जाते हैं छोड़ के, तो वियोग उसको बहुत ही सताता है, विरह। तो इस पद में नागमती कह रही है कि आषाढ़ माह चढ़ गया है, मतलब चढ़ गया का मतलब आ गया है। और गगन मने आकाश में, घन मने बादल, गाजा मने, अब गाजा का मतलब कि आ गए या एकत्र हो गए। आषाढ़ माह आ गया है और आकाश में अब जो है बादल एकत्र हो गए। साजा बिरह धुंध दल बाजा। साजा माने तैयारी, साज सज्जा जो है तैयारी। बिरह धुंध यहाँ रूपक अलंकार है। बिरह धुंध, बिरह को धुंध, धुंध माने युद्ध, युद्ध बताया गया है। बिरह जो है युद्ध रूप में। दल माने सेना, दल क्या है मतलब सेना। और बाजा मतलब क्या है, नगाड़ा, नगाड़े की आवाज बज रही है, उसको बताया गया है। इसमें नागमती कह रही है कि आषाढ़ माह आ गया है और आकाश में बादल अब एकत्र होने लगे हैं
ऐसा लग रहा है कि विरह युद्ध की, धुंध माने युद्ध की साजा माने तैयारी कर रहा है। विरह जो है, मेरा विरह युद्ध की तैयारी कर रहा है, दल माने सेना लेकर। और युद्ध की तैयारी में जो नगाड़े होते हैं, बजते हैं, वो अब बजने लगा है। नगाड़ा बजने लगा है। जो बादलों की आवाज़ वो नगाड़े की से तुलना की जा रही है। तो वो बादलों की आवाज़ नगाड़ा रूपी है। और मेरे ऐसा लग रहा है कि विरह युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। और धूम शाम धौरे घन धाये। धूम क्या होता है? ये धूम जो है बादल का कलर है, रंग है। और कैसा है? धूसर रंग या धूमैल रंग कह सकते हैं, धूमैल। और इंग्लिश में ग्रे कलर जो होता है उसी को धूमैल रंग कहते हैं। तो ग्रे कलर का। शाम माने होता है काला, काला रंग का बादल। ग्रे कलर का, धूमैल रंग का, काला रंग का। और धौरे माने धवल, धवल माने होता है सफ़ेद, सफ़ेद रंग का बादल। मतलब धूमैल रंग के, काले रंग के और सफ़ेद रंग के। घन माने होता है बादल। धाय माने ऐसा लग रहा है कि दौड़ने लगे हैं। युद्ध में दौड़ भाग मस्ती है, उसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि ये धूमैल रंग के, काले रंग के और सफ़ेद रंग के बादल आकाश में दौड़ लगाने लगे हैं। और श्वेत माने सफ़ेद, सफ़ेद रंग का। ध्वजा माने ध्वजा, झंडा, झंडा होता है। बाग माने क्या होता है? बगुले। और पंक्ति माने लाइन, दिखाई माने दिखाई देने लगी है। झंडे के रूप में, सफ़ेद झंडे के रूप में बगुलों की पंक्तियां आकाश में दिखाई देने लगी हैं। बाग माने बगुला, बगुला होता है सफ़ेद रंग का। ऐसा लग रहा है कि आकाश में युद्ध की ध्वजा, सफ़ेद ध्वजा बगुलों की पंक्तियों के रूप में दिखाई दे रही है। और ये सारा माहौल मेरे विरह को बढ़ाने की तैयारी हो रही है। विरह मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। ये सारी विरह युद्ध की तैयारी कर रहा है मुझसे। खड़क बीज चमके चहु ओरा। खड़क माने क्या होता है? तलवार। तलवार का खड़क पर्यायवाची है, तलवार। बीज माने क्या होता है? बीज माने बिजली। आकाश में जो बिजली चमक रही है उसी को बिजली कहा गया है। तो तलवार रूपी, यहाँ देखिए रूपक है, रूपक अलंकार। तो तलवार रूपी बिजली जो है चमक रही है चहुं ओर, चारों ओर। युद्ध में तलवारें चमकती हैं, तलवार चलती है। तो ये बिजली जो चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि तलवार चमक रही हैं। और बूंद, बाण, ये देखिए यहाँ भी रूपक है। बूंद माने बूंदें, आकाश में जो बूंदें, बारिश की बूंदें हैं, वो बाण के रूप में, बाण जो धनुष बाण होता है, उस बाण के रूप में। बरसी घन घोरा, घन घोरा मतलब घनघोर, तेजी से बरसने लगी है। जो बूंदें हैं वो बाण के रूप में ऐसा लग रहा है कि बरसने लगी हैं, घनघोर तेजी से बरसने लगी हैं। उन्हीं घटा
आई चहु फेरी, ओन्हई मने उमड़ गई है, उमड़ना। घटा मने घटा, बादल की घटा, घटा जो है चारों ओर उमड़ गई है, उमड़ के मुझको घेर ली है। कंत उबार मदन हो घेरी। कंत मने क्या होता है? कंत पर्यायवाची है पति का, पति। राजा रतन सेन के लिए कहा गया है, नागमती कह रही है कि कंत मेरे पति उबारो, उबारू, उबारू मने बचाओ, रक्षा करो। मदन मने क्या होता है? कामदेव, कामदेव। हव घेरी, हव मने हमें, और घेरी मने घेरे हुए हैं। हे पति, पतिदेव मुझको मेरी रक्षा करो, उबारो मने मेरी रक्षा करो। कामदेव मुझको आके घेर लिए, मतलब कामदेव जो है युद्ध की तैयारी करके पूरा सेना के साथ मेरे विरह को बढ़ा दिए हैं, और मुझको उबारने के लिए, मुझको बचाने के लिए आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि मदन कामदेव मुझको घेर लिए हैं, मेरे ऊपर आक्रमण कर दिए हैं। इसका मतलब दादुर मोर कोकिला पीयू। देखिए, दादुर मने होता है मेढक, मोर मने मोर, मयूर, और कोकिला मने कोयल। जो दादुर मेढक हैं, कोयल हैं और मोर हैं, ये बोल के मेरे विरह को अत्यधिक बढ़ा रहे हैं। गिरे बीज, गिरे मने गिर रही है, बीज मने बिजली, और घट मने मेरे शरीर, घट मने शरीर। रहे न जीव, जीव मने प्राण। बिजली जब चमकती है तो बहुत ही डर लगता है। तो नागमती कहती है कि गिरे बीज, बिजली जब गिरती है तो मेरे शरीर में ऐसा लगता है कि प्राण नहीं है। घट मने शरीर और जीव मने प्राण। मेरे शरीर में अब प्राण नहीं है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा। पुष्य जो है आषाढ़ माह में पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र आती है। सिर, सर के ऊपर आवा। सिर ऊपर आना एक मुहावरा है। सिर ऊपर आना का मतलब जो है कि अब पुष्य नक्षत्र आ गई है। पुष्य नक्षत्र आषाढ़ माह की एक ऐसी नक्षत्र है जिसमें बहुत ही घनघोर बारिश होती है, अत्यधिक बारिश होती है। तो नागमती कह रही है कि पुष्य नक्षत्र भी अब सिर पर आ गई है, मतलब आ गई है, उसका आवागमन हो गया है। हौ बिन ना मंदिर को छावा। हौ बिन ना, हौ मने है, बिन मने बिना, ना मने मेरे मालिक के, मेरे पति के। मेरे पति के बिना मंदिर को कौन छाएगा। मंदिर मने क्या होता है? घर। घर को कौन छाएगा। यहाँ कहने का मतलब है कि जब बारिश होती है तो उसके पूर्व घरों की मरम्मत होती है कि उसमें बारिश का पानी घरों में गिरने न लगे। तो इस प्रकार की एक नागमती रानी होते हुए भी ग्रामीण साधारण स्त्री की तरह सोचती है, और उसको साधारण स्त्री बताया गया है कि उसका घर चू रहा है तो मेरे घर को कौन छाएगा। जब सभी लोग अपने घरों को छवाते हैं तो मेरे घर को कौन छाएगा। उसके नागमती के कहने का मतलब कि मेरे शरीर रूपी घर को कौन छाएगा, बचाएगा कौन, मेरे विरह से मुझको उबारेगा कौन, क्योंकि मेरा पति जो है ही नहीं है यहाँ पर,
चला गया है। तो जब पति नहीं है तो मेरे मंदिर रूपे शरीर को कौन छाएगा। इसका मतलब यही है। अद्रा लागी भूई लेई, अद्रा नक्षत्र, अद्रा नक्षत्र, अद्रा नक्षत्र आ गई और इसमें जो है पूरी भूई माने पृथ्वी, पृथ्वी जो है लेई माने डूब गई है, भीग गई है पानी से। अद्रा नक्षत्र आ गई है और पूरी पृथ्वी डूब गई है। मोहि बिन पियू को आदर देही, मोहि बिन पियू, मेरे पिया के बिना, मोहि माने मेरे, पियू माने पिया मतलब पति के बिना, बिनु माने बिना, को माने कौन, आदर देही माने आदर देगा, मेरे पति के बिना मुझको कौन आदर देगा। अब अद्रा नक्षत्र भी आ गई है और पृथ्वी जो है पानी से भीग गई है। ऐसा नागमती इसलिए कहती है कि इसके पूर्व तीसरे वाले पद में उसकी सखियां समझा रही हैं कि जब तप्त गर्मी होती है तो अद्रा नक्षत्र आती है और अपने ठंडक से मतलब अपनी बारिश से पूरी पृथ्वी के पौधों को, पेड़ पौधों को सिंचित करती है, उसकी तपन बुझाती है और सारे पेड़ पौधे पल्लवित होते हैं। यहाँ देखिए ये तीसरे वाले में अद्रा नक्षत्र की चर्चा की गई है कि सखियों ने कहा था कि अद्रा नक्षत्र में जो है मेरे पति जरूर आएंगे। जैसे अद्रा नक्षत्र में बारिश आ जाती है तो मेरे पति जरूर आएंगे, लेकिन अब तो अद्रा नक्षत्र आ गई है और पूरी पृथ्वी पानी से डूब भी गई है, लेकिन मेरे पति नहीं आए। मेरे पति के बिना मेरा आदर कौन करेगा, मेरा सम्मान कौन करेगा, अर्थात मुझको प्रेम कौन करेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं। जी घर कंत ते सुखी, नागमती कहती है जी मने जिसके घर में कंत मने पति है, जिसके पति घर पर हैं वे सभी नारियां क्या हैं, सुखी हैं। जी गौरव और गर्व, और जी मने उन्हें, गौरव मने गारव मने गौरव, उनको गौरव और घमंड है, गर्व मने घमंड, उनको अपने पति के ऊपर गौरव और घमंड है। कंत प्यारे बाहिरे, मेरे कंत मने पति, मेरे पति प्यारे जो हैं बाहर हैं, घर से बाहर हैं। हम सुख भूल सर्व, हम तो सुख को भूल गए हैं, सर्व मने सभी, सर्व मने सभी सुखों को हम भूल गए हैं। मेरे पति जो है, मेरे प्रिय पति जो है बाहर चले गए हैं और हम सभी सुखों को भूल गए हैं। अब इस चौथे पद में आपको काव्य सौंदर्य लिखना रहेगा। काव्य सौंदर्य आप वही है कि वियोग वर्णन किया गया है और इसके पूर्व हमने बताया है काव्य सौंदर्य लगभग एक ही तरह का होता है समान, और रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार पाए जाते हैं। यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार को आपको एक बार बता दें कहाँ कहाँ है। अनुप्रास अलंकार कई प्रकार के होते हैं। छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्ता अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, श्रुत्या अंत्या। इसलिए किसी पद्य में कोई अलंकार हो न हो, लेकिन अनुप्रास अलंकार आपका पक्का रहेगा ही। ये आप लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य में कि अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार को हम जगह जगह दिखाई है कि देखिए खड़क बीज में यहाँ रूपक अलंकार है, और देखिए आप यहाँ मुहावरे का प्रयोग हुआ, सिर ऊपर आवा, बूंदबान, ये रूपक अलंकार है। अब देखिए जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो देखिए
गाजा, साजा, जो लास्ट में है, ये देखिए बाजा, अवृत है, अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं। जैसा कि हम इसके पूर्व बताएं काव्य संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, उसी तरह आप लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। आशा करते हैं कि चौथे पद का अर्थ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।